Once again, a very good morning to all of you. In our last class, we have discussed the 4 common objectives that each 5-year plan should carry. Number 1 was growth. Number 2 was modernization in both forms, technological modernization as well as social modernization, right? Changing social outlook also. Then self-reliant and then equity. We have completed the 4 objectives. Now our next topic is related with agriculture. We are going to discuss about the agricultural sector starting from the period of 1950 to 1990. हम 1950 से start करके 1990s तक एग्रीकल्चर की जो कंडीशन रही थी उस कंडीशन के बारे में अपना नेक्स्ट डिस्कशन लेने वाले हैं. अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जैसा ऑफलाइन में किया करते थे. I would allow you to read some points and I would allow you to explain those points in the class. So be alert. I can unmute any of you from my side and I will be asking you to explain the topic. Just have a look. Number 1. Firstly, I am giving you the basic introduction of this chapter, of this topic, sorry, agricultural sector, right? In the previous chapter, we have learned that there was neither growth nor equity in agricultural sector during the colonial rule. पिछले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, वहां पे ना तो ग्रोथ थी और ना ही इक्विटी थी. बहुत ही पुअर तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने हैम्पर कर दिया था, स्टेगनेंट बना दिया था, कमर्शियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया था और लैंड में इंप्रूवमेंट्स नहीं किए थे. देन आफ्टर जस्ट हैव अ लुक. At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries like zamindars who merely collected rent from the actual tillers of the soil. यानी जो actual cultivators थे उनसे रेंट कलेक्ट करना was the foremost objective of जमींदार्स. और वो जमींदार क्या करते थे, उस रेंट को आगे दे देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को in the form of लगान. The low productivity of agricultural sector forced India to import food grains from United States of America. यानी जो हम ब्रिटिश रूल से पहले एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करते थे, हम सेल्फ रिलायंट थे, हम अपने आप में प्रॉस्परस थे. हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इतनी लो हुई कि हमें क्या करना पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फूड ग्रेन इंपोर्ट करने पड़े. द वर्स्ट thing which can happen with us, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको स्टार लगा लेना है यहाँ पे इस पॉइंट को. इंपोर्ट फूड ग्रेन से लेके अमेरिका तक ये सबसे बुरा इम्पैक्ट था एग्रीकल्चरल सेक्टर ने जो फेस आउट किया. इसके बाद देखिए आगे व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. द थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर अकाउंटेड for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%. So agricultural development was focused right from first 5-year plan. ये कह रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसा था जिसमें 70 से 75% लोगों को जॉब मिल रही थी. इतने लोग इसमें एम्प्लॉयड थे, तो इतने लोग एम्प्लॉयड होने की वजह से इसके डेवलपमेंट पे फोकस करना हमें बहुत जरूरी था. हमने स्टार्टिंग से ही ये शुरुआत कर दी. नाउ फीचर्स और वी कैन से प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडियन एग्रीकल्चर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रहा था ये हमें डिस्कस करना है. So the point number 1, low productivity. Who will explain? Raise your hands for the explanation part. Yes, okay. Ushan will explain it. मैम इंडियन मतलब जो लो प्रोडक्टिविटी थी मैम, उसका एक मेनली रीजन था कि मैम इनसफिशिएंट यूज हो रहा था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का. और मैम मशीनरीज भी नहीं थी एडिक्वेट, टेक्नोलॉजी भी उस टाइम पे इतनी मतलब आई भी नहीं थी. तो जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो बहुत ज्यादा कम था, एक्सट्रीमली लो था. और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था बहुत ज्यादा. बिल्कुल, आर इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज क्वाइट बैकवर्ड. क्यों? क्योंकि लोगों के पास एक तो नॉलेज नहीं थी कि कैसे हमें इम्प्रूव सोर्सेस को यूज करना है, प्लस उनके पास मींस भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे और इंसेंटिव भी नहीं था. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. ओके, पॉइंट नंबर 2, हु विल एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2? Raghav will explain. Very good. Yes, Raghav. पॉइंट नंबर 2 है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक स्टेट होती है जिसके अंदर लोग तो एम्प्लॉयड होते हैं बट
एक्स्ट्रा लोग एक जहाँ जहाँ पे एक बंदा रिक्वायर्ड वहाँ पे 2 बंदे है ना अपॉइंटेड होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो एक बंदा होता है वो अपना पूरा नहीं दे पाता। सो इस सेक्टर में बहुत डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था बिल्कुल ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। 1950 टू 1990। यस वेरी गुड, जस्ट हैव अ लुक। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया है। सपोज इट इज अ पीस ऑफ लैंड वेयर देयर आर 4 पीपल रिक्वायर्ड, राइट। कितने लोगों की जरूरत है? 4 लोगों की जरूरत है मुझे इस लैंड पे। अब इस पे एक्चुअली अगर 4 की जरूरत है और काम कर रहे हैं यहाँ पे 6 जने, 6 people are working at this land area, तो कितने डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हो गए हैं यहाँ पे? यस बताइए राघव, कितने लोग डिसगाइज फॉर्म से अनएम्प्लॉयड है? 2 2 people are disguisedly unemployed। तो यही इंडिया की कंडीशन थी। एक लैंड पे जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा काम कर रहे थे, तो शो तो ऐसा हो रहा था कि पीपल आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, बट रियलिटी में अगर हम देखें तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को शो कर रहा था, वेयर द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ फार्म लैंड आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो ये भी इंडियन एग्रीकल्चर की एक मेजर प्रॉब्लम चल रही थी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगेन क्वाइट सिंपल, थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। Riya will explain the third point. Riya, firstly read the point from book, then after explain it. Okay? Yes, go with the point. मैम रीड भी करना है। Yes, you have to read the point. High dependency on rainfall due to poor agricultural techniques. Farmers depended largely on rainfall. There was minimum growth of this sector in the year that receives the least rainfall. अब इसमें क्या था कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो थे वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। Yes. तो जिस साल प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता था उस साल क्या होता था? बहुत कम ग्रोथ होती थी। यस वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा पॉइंट है। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल जो हमें ये बता रहा है कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स पुअर थी, मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल नहीं थे, ड्यू टू विच फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ओनली। इंडियन फार्मर की बात हो रही है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ उस ईयर में तो हो ही नहीं पाती थी जब रेनफॉल कम होता था। प्लस ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पुअर रेनफॉल रहता था उन स्टेट्स में एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रॉपर नहीं हो पाता था। नेक्स्ट वन, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस थी कि लोग केवल अपने कंजप्शन के लिए बनाते थे। they were not habitual of producing crops for selling in the market for the trading purpose। उनकी आदत इतनी थी कि बस हम उतना बना लें जितना हमारी बेसिक नीड्स के लिए जरूरी है, तो वो उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे जिससे उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए और जिसकी वजह से अगेन फार्मर्स को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। जस्ट हैव अ लुक, आई एम रीडिंग द फोर्थ पॉइंट फॉर यू। Subsistence farming, it is a practice of growing crops only for one's own use without any surplus for trade। यानी ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा बचाए बिना केवल मैं खुद के यूज के लिए जब वो बना रही हूँ तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। There was also very high incidence of subsistence farming, यानी इंडिया में ये भी काफी ज्यादा इसके डिटेल्स हमें पता चले। नेक्स्ट वन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी? ऑब्सोलेट थी, आउटडेटेड थी। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ चैप्टर 1, डिप्लीटेड इकोनॉमी। पढ़ा था ना हमने चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक में कि इंडियन इकोनॉमी ऐसी थी जहां आउटडेटेड मशीनरीज को रिप्लेस करने का कोई सिस्टम नहीं था। जो हमारी हार्वेस्टिंग मशीन्स थी, जो हमारे ट्रैक्टर्स थे, जो और भी काम हम कर रहे थे टेक्नोलॉजी यूज करके, वो सारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। हार्वेस्टिंग जितनी भी हो रही थी वो मैनुअली हो रही थी, और कंडीशन ऐसी थी जिसको हम जब देखते थे तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जो बहुत टेडियस थी, यानी कि वर्स्ट कंडीशन थी। जस्ट हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। हु विल एक्सप्लेन? दो पॉइंट जो डिफरेंट थे, पॉइंट नंबर 4th and 5th, I have explained for you. Now the next explanation I want it from your side. Anyone else other than these students? Yes, Piyush, if your audio connects, you are. Is my voice audible? Yes, beta, you are audible. Explain me. मैम जो टेनेंट्स थे मतलब जो कल्टीवेटर थे जो क्रॉप फार्मिंग करते थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे जमींदार,
उनके बीच में मैम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए अराइज होते थे क्योंकि जो मैम जमींदार थे उनको कोई मतलब नहीं था कि कितना इनका हो रहा है कल्टीवेशन। इन्हें बस फिक्स अमाउंट ऑफ जो लगान है वो चाहिए होता था ब्रिटिशर्स को देने के लिए। तो मैम इस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते थे। ओके, वन क्वेश्चन इज इन माय माइंड कि ब्रिटिशर्स तो बेटा यहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे हम 1950 के बाद की बात कर रहे हैं। योर एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट गुड, बट थोड़ा सा इसको मैं चेंज करती हूँ। नहीं मैम, Just तब have a- सिर्फ जमींदार और टेनेंट्स के बीच की था, हाँ, तब उनके मैम बीच में ब्रिटिशर सॉरी नहीं थे, सॉरी। बिल्कुल नो ठीक है इश्यूज, योर ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाज करेक्ट, बट ब्रिटिशर्स वाला पॉइंट हम हटा देते हैं। बट यस, ब्रिटिशर्स ने ऐसी हैबिट डाल दी थी इंडियन लैंडलॉर्ड्स में कि उनको क्या करना था, मैक्सिमम, क्योंकि 200 सालों तक हमने ब्रिटिशर्स से यही सीखा था, राइट, कि क्या करना है, टेनांट से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, और वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करते टाइम आपको ये देखना नहीं है कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट that bound them to their landlords. फार्मर्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता था लैंडलॉर्ड से, जिसमें लैंडलॉर्ड पहले से ही फार्मर को बांध लेता था अपने साथ। किस तरीके से कि हमें तो इतना इंटरेस्ट चाहिए होगा, हमें तो इतना रैंट चाहिए होगा, इट डजंट मैटर कि आपके यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो फार्मर्स की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाती थी, मैक्सिमम उनका जो आउटपुट था वो सारा कैसे चला जाता था, लैंडलॉर्ड्स को रेंट या फिर मनी लैंडर्स को इंटरेस्ट पे करने में। तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता था। ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का एक नेगेटिव पॉइंट या एक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं यहाँ पे थी। नंबर 7, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स इतनी स्मॉल थी कि वहां पे मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग पॉसिबल नहीं था। हम अगर कोई भी मशीनरी यूज करना चाहते थे, कोई भी मॉडर्न टेक्निक यूज करना चाहते थे, तो वो यूज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इंप्लीमेंट करना वाज क्वाइट टफ। जस्ट हैव अ लुक, आई एम रीडिंग द पॉइंट फॉर यू। Most of the land holdings of farmers were small. Small land holding is a hindrance in the process of agricultural growth, as farming can be carried out but only by labor intensive technique, that is use of machineries become difficult. यानी छोटी लैंड होल्डिंग का ये एक ड्रॉबैक है कि वहां पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगेन फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। आगे देखिए, moreover farmers use their product more for their own use rather than for sell in the market. क्योंकि छोटी सी लैंड होल्डिंग पे मैं आउटपुट बना रही हूँ, तो आउटपुट उतना ही बना पाऊंगी जिससे मेरी खुद की नीड फुलफिल हो, मैं मार्केट में सेल आउट नहीं कर पाऊंगी तो अल्टीमेटली मेरी कंडीशन वल्नरेबल रहेगी, मेरी कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें प्रॉपर अर्निंग मेरे पास नहीं हो पाएगी। ये हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है, इट इज अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कौन से पीरियड की प्रॉब्लम्स है ये, 1950 से लेके 1990 तक हमने जो प्रॉब्लम्स फेस आउट की, हम उसकी बात कर रहे हैं, 1950 से 1990। So our next topic is policies for growth of agriculture, as we have discussed 7 problems of Indian agriculture. अब ये प्रॉब्लम्स है तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए क्या क्या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, 1950 से 1990s तक एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। बेसिकली 2 मेजर्स थे, जस्ट हैव अ लुक। द मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर can be broadly categorized as number 1 land reform and number 2 green revolution. 2 मेजर्स यहाँ पे हमने चुने। कौन कौन से 2 मेजर्स थे, एक तो था लैंड रिफॉर्म और एक था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में से आप में से काफी सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th इकोनॉमिक्स, वहां पे इसको डिस्कस किया हुआ है। और लैंड रिफॉर्म अगर आपके लिए न्यू है तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। Just have a look. What is written over here? Land reform क्या होता है? Involves change in ownership of land holdings through abolition of intermediaries and land ceiling. Land reform का मतलब है लैंड की ओनरशिप को चेंज करना। बेसिकली लैंड रिफॉर्म में वो सारी पॉलिसीज आएगी जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो लैंड की ओनरशिप है वो चेंज कर देगी, लैंडलॉर्ड से लैंड पास कर देगी एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल को, क्योंकि जब एक्चुअली टिलर ऑफ द सॉइल के पास लैंड होगी तभी उसको मोटिवेशन मिलेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। जस्ट हैव अ लुक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है।
Green revolution refers to large increase in production of food grains due to the use of HYB seeds. याद होगा आप सभी को HYB seeds को यूज किया था, हाई yielding variety seeds को, जिनको यूज करके फूड ग्रेन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया था। तो इन दोनों को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट हैव अ लुक। द फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म। What is written over here? Land reform primarily refers to change in the ownership of land holding. Land holding को change कर देना। मेरे पास अगर land है, उसको उसकी ownership को आपको transfer कर दिया, तो it will be a practice undertaken as land reform. किसकी land ली गई, किसको दी गई, वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। Just have a look. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining rational land distribution pattern and viable farming structure. ये कह रहे हैं लैंड रिफॉर्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस ने अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस ने फॉलो किया इस प्रैक्टिस को। क्यों? ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को एक राशनल तरीके से फॉलो कर सके, लैंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करवा के लैंडलेस फार्मर्स को लैंड अवेलेबल करवा दे, ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। नाउ जस्ट हैव अ लुक। There was a great need for land reforms in a country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Yani an agrarian economy like India needs land reform so as to achieve the target of equity. हमारा एक टारगेट था ना equity, पीछे पढ़ा था हमने, उसको अचीव करने के लिए जरूरी था कि हम land reform को इंट्रोड्यूस करते। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, you have to make a star over here after this word equity. एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए ही हमने लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ जस्ट हैव अ लुक। लैंड रिफॉर्म के अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते टाइम हमने इंटरमीडिएरीज को अवॉइड करना था। जस्ट हैव अ लुक। Indian government took various steps to abolish intermediaries and make tillers the owner of soil. टिलर को सॉइल का ओनर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। नाउ हु विल एलैबोरेट कि क्या बेनिफिट मिलेगा टिलर को ओनर बनाने से और क्या लॉस होता है अगर टिलर ओनर नहीं होता है तो। रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर्स। यस राहुल। मैम उसके बाद ही टिलर ट्राई करेगा कि वो लैंड को इम्प्रूव करे, उसमें नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे। अगर टिलर का लैंड नहीं है तो वो क्यों चाहेगा कि वो अपना पैसा उसमें लगाए, तो उसे एक इंसेंटिव मिल जाता है। करेक्ट वन। इन ऑर्डर टू गिव इंसेंटिव टू द टिलर ऑफ द सॉइल, राइट। जब तक आपने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी तब तक हम क्यों किसी दूसरे की गाड़ी की सर्विस कराएंगे। मैं मेरे फ्रेंड की व्हीकल को बोरो करके कहीं घूमने जा रही हूँ, मुझे जस्ट हाफ एन आवर का काम है, तो क्या मैं उसकी सर्विस रिपेयर करवाऊंगी? ब्रेक लूज है तो भी चलो ठीक है काम चला लेंगे, बट अगर मेरी खुद की गाड़ी है तो मैं क्या करवाऊंगी? डेफिनेटली उसकी सर्विस करवाऊंगी, राइट। तो ये बात वही है कि टिलर की खुद की सॉइल नहीं थी, उसकी खुद की लैंड नहीं थी, तो वो उस पर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा था। अगर हमें लैंड पे इंप्रूवमेंट करवाना था तो हमें टिलर को ओनरशिप राइट देने जरूरी थे। जस्ट हैव अ लुक। द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर। क्या एम था टिलर को लैंड देने के पीछे? जस्ट हैव अ लुक। The idea behind this step was that ownership of land, look, if it is blurred for you, you can open your books, page number 2.8. All of you are having the books, right? The idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements and to increase the outputs. But bracket में लिखा हुआ है provided sufficient capital was made available to them. टिलर को अगर आप लैंड दे दोगे तो उसको इंसेंटिव मिलेगा कि वो उस पर इंप्रूवमेंट करे, बट फॉर दैट ऑल्सो गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड देम सफिशिएंट कैपिटल, क्योंकि वो तो पुअर फार्मर है, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो देयर वाज अ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कैपिटल ऑल्सो। नाउ जस्ट हैव अ लुक। टेनांट्स डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव। टेनांट यानी जो रेंट पे यूज कर रहा है किसी की लैंड को, do not have any incentive to make improvements on land since it is the owner of the land who benefits more from higher output. ज्यादा आउटपुट होगा तो बेनिफिट अल्टीमेटली ओनर को होगा, तो टेनांट उसके बेनिफिट के लिए, उसके इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा। ओनरशिप ऑफ लैंड विल एनेबल द टिलर टू मेक प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम द इंक्रीज्ड आउटपुट। अगर आप उसको ओनर बना दोगे तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज्यादा आउटपुट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, जिसकी वजह से ही विल ट्राई द बेस्ट टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन द लैंड।
अब एक रेफरेंस के लिए हमें सोवियत यूनियन का एग्जांपल दिया हुआ है, जो रशियन सोवियत यूनियन थी वहां का एक एग्जांपल दिया हुआ है। वहां पे फार्मर्स को क्या कहा जाता था कि फ्रूट्स जो भी बने हैं उन फ्रूट्स को पैक करना है, पैकिंग का काम दिया जाता था। अब फार्मर क्या करते थे, जो वॉर्न आउट फ्रूट्स है, जो खराब फ्रूट्स है, उनको भी फ्रेश फ्रूट्स के साथ ही पैक कर देते, रॉटन फ्रूट्स को भी फ्रेश फ्रूट के साथ ही। आप सोचिए 4 एप्पल्स है, 4 में से एक खराब है, मैंने उन चारों को एक ही साथ पैक कर दिया है, तो क्या अच्छी वाली एप्पल खराब वाली एप्पल को बढ़िया कर पाएगी क्या? नो, जो खराब एप्पल है वो तीनों एप्पल्स को भी खराब कर देगी। तो ये फार्मर्स को पता था। देन ऑल्सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो रॉटन फ्रूट्स को और फ्रेश फ्रूट्स को साथ ही पैक कर देते थे, क्योंकि उनका टारगेट था बस पैकिंग करना। क्यों था उनका टारगेट? क्योंकि उनको पता था ना तो उनको प्रॉफिट मिलने वाला है, ना ही उनको लॉस सफर करना पड़ेगा। ऐसे में वो सिर्फ पैकिंग पे फोकस करते थे। तो सेम थिंग, फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग करते थे रादर देन फोकसिंग ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना फार्मर को लैंड का ओनर बना दिया जाए। नाउ जस्ट हैव अ लुक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contact with the government. ये जो प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने की, इससे 200 लाख टेनांट ऐसे थे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने उनको लैंड्स अलॉट की। The ownership right granted to tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. आउटपुट भी बढ़ा और एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी हुई। बट लूप होल्स तो सब जगह है ना हमारे। अगर हम बात करें कि किसी भी सिस्टम की बात करें, तो क्योंकि लोग करप्ट है, तो लोग करप्ट होने की वजह से सिस्टम भी करप्ट है। करप्शन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वजह से नहीं, हम लोगों की वजह से भी है, राइट? आई होप वी ऑल एग्री कि जब तक कोई करप्शन का पेमेंट, अगर मैं बात करूं कि रिश्वत जाएगी नहीं तो सामने वाला रिसीव कहां से करेगा? पे तो हम ही लोग कर रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ था। देखिए क्या हुआ। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because of the following reasons. कुछ reasons थे। Reason number 1, in some areas the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes of legislation. लेजिस्लेशन के जो लूप होल्स थे, यानी जो करप्ट लोग थे, उनको यूज किया। पता था कि ये पैसे के लालच से हमारा काम कर देगा, उनको जमींदार ने पैसा खिलाया और लैंड जो थी वो अपने ही नाम पे रखी, आगे उसको कन्वर्जन उसका नहीं होने दिया। फिर बचे हुए केसेस में क्या हुआ? द टेनांट्स वर एविक्टेड, यानी जो टेनांट्स काम कर रहे थे ना, जो टिलर्स को अपॉइंट कर रखा था काम करने के लिए, उनको तो निकाल फेंका। और जमींदार ने ये बताया गवर्नमेंट को कि हम तो खुद ही कल्टीवेटर हैं, ये लैंड हमारी है, हम ही इस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और हम ही एज अ कल्टीवेटर इस लैंड को यूज करते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट उनसे लैंड ले नहीं पाई। और थर्ड में क्या हुआ? कुछ पुअर एग्रीकल्चरल लेबर्स को लैंड की ओनरशिप राइट दी, फिर भी उनको फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर कैपिटल नहीं दे पाए। अभी हमने थ्योरी में तो पढ़ा था कि गवर्नमेंट उनको कैपिटल भी देगी, बट जितनी कैपिटल देनी चाहिए थी उतनी नहीं दे पाए। वहां भी वापस जो बैंक से अमाउंट सैंक्शन होता था, वहां गवर्नमेंट के लूप होल्स यूज किए जाते थे और यूज करके इसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से नहीं लोगों को मिल पा रहा था। तो इसके बारे में और जो डिटेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी देखिए आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसके बाद का, दैट इज आल्सो लैंड सीलिंग, जो एक इंपॉर्टेंट मेजर था लैंड रिफॉर्म के अंदर ही। ये जो अबॉलिशन इंटरमीडिएरीज का किया गया, ये लैंड सीलिंग से ही किया गया था। तो लैंड सीलिंग क्या थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। जस्ट हैव अ लुक, गिव मी अ सेकेंड। Okay, now I am ending today's class over here only. We have discussed about the abolition of intermediaries. Now our next topic in next class will be land sealing, and then after we will discuss green revolution. Thank you so much everyone. Till that, stay safe, stay healthy. Have a nice day.